हेलो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्लिनिकल रिलेवेंट टॉपिक से रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कॉमन टर्मिनोलॉजी पूरा डिटेल में ना जाके केवल एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो रेजिडेंट्स को या जो अंडरग्रेड्स हैं एमबीबीएस वाले लड़कों उनको कंफ्यूज रहते हैं। काफ़ी डिटेल में जो भी सब बता रहे हैं सब कुछ डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर देते, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी एक सिंपल लैंग्वेज में वो बता नहीं पाते हैं, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। उससे क्या है कि अगर ये आप ये रेजिस्टेंस, कंप्लायंस, इलास्टेंस ये तीन टर्म्स आप समझ जाओगे तो आपको काफ़ी कुछ रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स इन रिलेशन टू वेंटिलेशन या नॉर्मल भी जो रेस्पिरेशन है उसमें आपको बहुत मदद आपको मिलेगी। तो इसमें ध्यान से रखना, एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको बताऊंगा जिसमें आपको ये काम के एक आप जब सुनते हो कि रेजिस्टेंस, एक है कंप्लायंस और एक है इलास्टेंस, तो इनका क्या मतलब हुआ। कोई भी जब आपको रेजिस्टेंस बोलता है तो रेजिस्टेंस किसकी, एयरवे की। तो एयरवे की रेजिस्टेंस में आप इस बात को ध्यान रखिए, तो वो ये बताना चाहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द एयरवे, एयरवे का मतलब आपके स्टार्ट फ्रॉम दी वेंटिलेटर सर्किट से, वेंटिलेटर सर्किट से स्टार्ट होगा वो टू दी पेशेंट की ईटी ट्यूब और अब एयरवेज तक जाएगा, ठीक है, जिसमें लेफ्ट एंड राइट जो ब्रोंकस अपने डिवाइड हो जाते हैं वहाँ तक। तो वो अगर उस कोई पैथोलॉजी एरिया में है तो वो रेजिस्टेंस वाला पार्ट आएगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। तो कोई भी आप कहीं भी आप रेजिस्टेंस वर्ड आपको दिमाग में है तो आपको अपर एयरवे तक का, और अपर एयरवे मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट में इट स्टार्ट फ्रॉम द वेंटिलेटर सर्किट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब कंप्लायंस की बात करेंगे, कोई भी बोलेगा कंप्लायंस में इशू है, कंप्लायंस में इशू है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है। कंप्लायंस मतलब वो लंग पैरेन्काइमा की बात करें, एकदम सिंपल बाद में। अब इसके बाद में क्या आएगा, लंग्स आएंगे अपने दोनों, ठीक है, तो इसका मतलब ये आएगा कंप्लायंस का पार्ट, अंडरस्टूड। तो रेजिस्टेंस का पार्ट अपर एयरवे यहाँ तक, उसके बाद में कंप्लायंस मतलब लंग्स की पैथोलॉजी। कोई बोले कंप्लायंस का इशू है तो ये बताना चाहता है वो अपने को, तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा। तीसरा टर्मिनोलॉजी है इलास्टेंस। इलास्टेंस क्या होता है कि एबिलिटी टू रिकॉइल ऑफ द लंग्स, कि उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, इसके बारे में वो बताना चाहता है। तो अपने कोई भी आप कहीं भी पढ़ो तो आज के बाद में आप ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि रेजिस्टेंस का मतलब अपर एयरवे के रिलेटेड बात हो रही है, कंप्लायंस का मतलब लंग्स पैरेन्काइमा के बारे में बात हो रही है, और इलास्टेंस का मतलब एबिलिटी टू ऑफ द लंग पैरेन्काइमा टू रिकॉइल, ठीक है। इस बारे में ये आपको डेफिनेशन आ गई। अब अगले अपने बात करते हैं एयरवे रेजिस्टेंस के बारे में। अब थोड़ा सा इनका डिटेल में अपने बात कर लेते हैं। तो एयरवे का क्या है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे पाथवे। कोई भी आपका एयरवे पाथवे है उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होएगा, तो अपने मैकेनिकल वेंटिलेशन के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एक तो ईटी ट्यूब की लेंथ, या तो लेंथ उसकी, ओके, या उसकी साइज, या तो लेंथ आपने छोटी ले ली या बड़ी ले ली, साइज छोटा ले लिया बड़ा ले लिया, आगे बात करेंगे उसके बारे में। या वेंटिलेटर सर्किट आपका किंक्ड हो गया है, मुड़ गया है, तो उसके बारे रिलेटेड हो सकता है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे, या पेटेंसी ऑफ द एयरवे, एयरवे की पेटेंसी कैसे गड़बड़ हो सकती है, आपके कोई सिक्रीशन आ गया है, उसमें कोई ट्यूमर आ रहा है या कोई इन्फेक्शन की वजह से है, तो वो ये तीन रीज़न होते हैं। ओवरऑल आपने क्लासीफाई कर सकते हैं कि इन तीन में ईटी ट्यूब, सर्किट और एयरवे से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी होगी। तो अपना इस बात करते हैं एयरवे में क्या, और बात करेंगे कि एक पॉइजली लॉ होता है, एक सिंप्लीफाइड क्या बोलेंगे, डेल्टा पी, मतलब इसको बोलेंगे ड्राइविंग प्रेशर। वी डॉट जो ऊपर लग जाता है उसको एयर फ्लो डिनोट करता है, और आर टू द पावर 4 रेजिस्टेंस जो है उसका रेडियस है वो बता रहा है। ये सिंपलर फॉर्म है पॉइजली लॉ का। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ पॉइजली लॉ, द ड्राइविंग प्रेशर मतलब डेल्टा पी, ड्राइविंग प्रेशर टू मेंटेन द सेम एयर फ्लो मस्ट इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 16 फोल्ड when the radius of the airway is reduced by only half of its original size। आई बात समझ में नहीं आई होगी, मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको ये कहना चाहता है कि आपको कोई भी वेंटिलेटर से कोई भी ड्राइविंग फोर्स है जो डेल्टा पी है, आपको नॉर्मल एयर फ्लो मेंटेन करने के लिए उसको 16 गुना 16 टाइम्स उसको ज़्यादा ड्राइविंग प्रेशर देना पड़ेगा। अगर उसका रेडियस है, अगर हाफ भी हो जाए तो, अगर और ज़्यादा कम हो जाए तो और भी हाफ से भी कम हो जाए तो आपको 16 गुना ज़्यादा देना पड़ता है। एक बार फिर पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिंप्लिफाइड फॉर्म ऑफ पॉइजली लॉ, द ड्राइविंग प्रेशर टू मेंटेन द सेम एयर फ्लो, मतलब उसको एयर फ्लो को सेम एयर फ्लो मेंटेन करना है, ठीक है। द ड्राइविंग प्रेशर टू मेंटेन द सेम एयर फ्लो मस्ट इंक्रीज, मतलब ड्राइविंग प्रेशर को इतना मेंटेन करने के लिए 16 फोल्ड इंक्रीज होना पड़ेगा व्हेन द रेडियस ऑफ द एयरवे इज रिड्यूस्ड बाई ओनली हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि उसका अगर रेडियस अगर हाफ भी हो जाए, ईटी ट्यूब की बात करेंगे आप कर रहे हैं ना सेंस में, एयरवे बात करो या एयरवे के अंदर ईटी ट्यूब अगर हाफ भी हो जाए कोई भी रीजन से, जो अपनों ने ऊपर बात की थी सर्किट की पेटेंसी या लेंथ में, तो इतना ज़्यादा उसको ड्राइविंग प्रेशर 16 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एक अपने सिंपल वर्ड देख, एयर रेजिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली विद द लेंथ एंड इनवर्सली विद द
इन्वर्सली विद द डायमीटर ऑफ द एयरवे और द ईटी ट्यूब। ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो अगर आपने कोई इंटूबेशन किया होगा ना, तो आपने देखा होगा अगर बड़ों में एडल्ट के अंदर आपने छोटे ट्यूब डालोगे तो बहुत आसानी से चली जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस कुछ नहीं हुआ, लेंथ बहुत आसानी से चलेगी। लेकिन अगर आपने उसका डायमीटर छोटा है तो आपने पॉइजरी लॉ से आपको पता है कि जितना ज़्यादा छोटा होगा उसको इतना ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स लगेगा, उतनी ज़्यादा उसके रेजिस्टेंस आएगी। तो हमेशा तो डायमीटर ऑफ द एयरवे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये उसका टीटी ट्यूब का डायमीटर है। इसीलिए अपने सजेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल साइज आपको होनी चाहिए पेशेंट के। और अपने मान के चलते हैं कि एडल्ट में जो यंग एडल्ट है उसके अंदर 8.5 की ट्यूब लगती है, अब ना 8 या 8.5 की ट्यूब अपने डालेंगे एडल्ट एयरवे के अनुसार, ये फिक्स अपने रखते हैं, वेरी हो सकता है पर आप 8.5, क्योंकि क्या करता है एडल्ट डायमीटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन दी लेंथ आपने छोटी ट्यूब डाल दी लेकिन उससे क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस और ही बढ़ता जाएगा उसके। आपको डालने में तो आसानी हो गई है ट्यूब डाल, लेकिन ये आपकी गलती हो जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल अपने को किसमें, इसके एग्जाम्पल अपने देखना चाहे तो COPD एयर रेजिस्टेंस के जो अपना एग्जाम्पल है वो COPD हो गया। कोई भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन या कोई इन्फेक्शन, कोई ब्रोंक्योलाइटिस है, उन कंडीशन में एयरवे रेजिस्टेंस है, पता है ना, क्रूप हो गया, ब्रोंक्योलाइटिस हो गया, है ना। और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कोई ट्यूब के अंदर सिक्रेशन आ गया, और COPD में एम्फाइसीमा, ये एम्फाइसीमा हो गया, और भी जो डिजीज़ होती है अस्थमा हो गया। तो ये एग्जांपल एयरवे रेजिस्टेंस के। आई होप सो अभी आपको एयरवे के बारे में सारी आपके रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स का जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एयरवे डिनोट्स दी अपर एयरवे। इस पिक्चर को आप याद रख लेना, आप कोई भी बात करोगे एयरवे डिनोट्स दी दिस पार्ट, कंप्लेंस डिनोट्स दी लंग्स पेरेन्काइमा एंड इलास्टेंस द रिकॉइल ऑफ द लंग। अब इसके अंदर अब एयरवे की पैथोलॉजी के बारे में अपनों ने ये बात की है कि कैसे क्या हो सकती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन सर्किट में होगा। फिर लॉ क्या, पॉइजली लॉ, ये वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी सारे, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, और उसमें ये बता रखा है कि उसका ड्राइविंग प्रेशर को 16 गुना ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर उसका रेजिस्टेंस जो रेडियस है ट्यूब का हाफ भी हो जाएगा ना तो 16 गुना बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट खत्म हुआ। अब सेकंड पार्ट अपने चलेंगे, कंप्लायंस वाले पार्ट पर चलेंगे। लंग पेरेन्काइमा एबिलिटी टू एक्सपेंड, दैट इज कंप्लायंस। ठीक है, इलास्टेंस दैट इज द एबिलिटी ऑफ द पेरेन्काइमा टू रिकॉइल, इस वाले पार्ट पर अपने चलेंगे। तो अब क्या है कंप्लायंस। कंप्लायंस इज द डिग्री ऑफ लंग एक्सपेंशन पर यूनिट प्रेशर चेंज, मतलब जो सिंपल वर्ड में जो पहले लिखा था कितना आपका लंग एक्सपेंड हो सकता है। अब इसके अंदर भी इसकी पैथोलॉजी वाले में अपने डिस्कस कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई। इसके आगे अपने डिस्कस करेंगे कि लो कंप्लायंस भी कंडीशन होती है और हाई कंप्लायंस भी कंडीशन होती है। लो कंप्लायंस कंडीशन में क्या हुआ कि मतलब लो कंप्लायंस मतलब वॉल्यूम चेंज इज स्मॉल पर यूनिट प्रेशर चेंज, मतलब आपने लंग इज नॉट कंप्लेंट बोलेंगे ना यार, लंग इसके कंप्लेंट नहीं है, मतलब आपने कितना भी दे दिया वो कंप्लेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो स्टिफ लंग्स है। आपने क्या बोलते हैं स्टिफ लंग्स। अब स्टिफ लंग्स हो गए इसका मतलब वर्क ऑफ ब्रीदिंग बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी। इट्स द एग्जाम, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल इज ARDS, जो डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया। ARDS में नॉन कंप्लेंट लंग होते हैं, बहुत स्टिफ होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वर्क ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है पेशेंट की। इसमें हाई इलास्टेंस, मतलब उसका इलास्टेंस तो मतलब पेशेंट कंप्लेंट नहीं होगा, पेशेंट का मतलब लंग्स विल नॉट एक्सपेंड नहीं होंगे, लेकिन रिकॉइल तुरंत हो जाएंगे, तो उसको हाई इलास्टेंस लो कंप्लेंट लंग बोलेंगे। ठीक है, ये दो, तो इसमें क्या रहेगा वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज बहुत हो जाएगी, स्टिफ लंग्स भी। और हाई कॉम्प्लायंस लंग किसको बोलेंगे, जिसमें वॉल्यूम चेंज इज लार्ज पर यूनिट प्रेशर चेंज, थोड़ा सा प्रेशर दिए बहुत ज़्यादा होने लगे। इसके अंदर क्या होगा कि पेशेंट कंप्लायंट एयर लेता जाएगा लेकिन निकाल नहीं पाएगा, इसके अंदर इनकम्प्लीट होगा, इसका जो एक्सेलेशन पार्ट है कंप्लीट होगा, तो इसके अंदर गैस एक्सचेंज प्रोसेस जो क्या इम्पेयर्ड हो जाएगी, और उसके वजह से क्या होगा कि जो एयर ट्रैपिंग हो जाएगी। एयर ट्रैपिंग मतलब अपने पढ़ते हैं COPD वगैरह में एयर ट्रैपिंग हो जाती है, तो हाई कंप्लेंस लंग के बारे में अपने उसमें ये बोलते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यूज एंड इनलार्जमेंट ऑफ टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये इसमें बढ़ जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक कंप्लेंस वाला पार्ट ये है कि इसमें हो जाता है। और अपना एक और कंप्लेंस की बात करेंगे तो आपको समझ में कि दो तरह की कंप्लेंस होती है, दो तरह की कंप्लेंस हो गई, लो कंप्लेंस, हाई कंप्लेंस एंड, और उसमें क्या रहता है इसमें कंप्लेंस के बारे में। एक अपने कंप्लेंस की और बात करेंगे, स्टैटिक कंप्लेंस और एक डायनामिक कंप्लेंस। ये क्या चीज़ होती है, दो कंप्लेंस होती है ना अपने। कंप्लेंस इज व्हाट इज कंप्लेंस, कंप्लेंस इज द डिग्री ऑफ लंग एक्सपेंशन पर यूनिट प्रेशर चेंज, मतलब कितना लंग एक्सपेंड हो रहा है उसके बारे में। अब अपना अगर कोई पैथोलॉजी पता करनी है कि किस वजह से आपने देख रहे हो कि लंग इज नॉट कंप्लायंट,
क्या हो रहा है तो आपको पता, तो एक स्टैटिक कंप्लायंस वर्ड है और एक डायनामिक कंप्लायंस वर्ड है। इसके अंदर क्या हो गया कि स्टैटिक कंप्लायंस इज रिफ्लेक्ट्स द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट वॉल। मतलब पेशेंट की जब चेक होता है तब अपने एयर फ्लो नहीं होता, मतलब कोई भी आप पेशेंट के कोई इंस्पिरेटरी पॉज दे दो। अपना इंस्पिरेटरी पॉज और एक्सपिरेटरी पॉज के बारे में डिस्कस करूंगा एक अलग वीडियो में, क्योंकि अब ये फिर लंबा हो रहा है वीडियो। तो इसमें क्या होगा कि आप कोई भी पेशेंट का एयरवे आप थोड़ी देर के लिए रोक दो, मतलब ज़्यादा फॉर ए 2-3 सेकेंड रोकोगे तो उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं आएगी। और उसके बाद में अगर कोई पैथोलॉजी है आपको हो रही है, पेशेंट के अंदर कंप्लायंस का इशू है, तो वो बता दे स्टैटिक कंप्लायंस से अपने को पता, उसको बोलेंगे स्टैटिक कंप्लायंस। द रिफ्लेक्ट द इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग एंड चेस्ट वॉल। इट इज कैलकुलेटेड व्हेन एयर फ्लो is stopped for momentarily, when air flow is absent air resistance becomes नॉन फैक्टर। और फिर अपने को पैथोलॉजी में इसका मतलब इसमें कौन सी कंडीशन में, ARDS, एटिलैक्टेसिस, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ओबेसिटी या रिटेंट सिक्रीशन, मतलब इस कंडीशन में आपके स्टैटिक कंप्लेंट्स बताएगा। मतलब कोई भी आप पेशेंट के कंप्लेंट्स चेक करने हो तो आप स्टैटिक कंप्लेंट, मतलब कोई भी एयर फ्लो नहीं होगा पेशेंट के अंदर, और उसके बाद में अगर कोई पैथोलॉजी आपको दिख रही है तो वो पैथोलॉजी वो डिनोट करेगी, दैट इज स्टैटिक कंप्लेंट्स वो बता रही है। डायनामिक कंप्लेंट्स क्या होगा, द चेकिंग ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ द लंग्स व्हेन देयर इज एयर फ्लो, एयर फ्लो उसके अंदर है, उसके अंदर कोई पेशेंट में कंप्लायंस का इशू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, आपको उसको ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है फिर भी नहीं हो ब्रोंकोस्पाज्म या किंकिंग ऑफ ईटी ट्यूब या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये वाला इशू होगा। मेजर्ड व्हेन एयर फ्लो इज प्रेजेंट इट रिफ्लेक्ट्स द एयरवे रेजिस्टेंस, नॉन इलास्टिक एंड द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लंग एंड चेस्ट वॉल, मतलब बताएगा तो पूरा एयरवे बता रहा है। लेकिन डायनामिक और स्टैटिक कंप्लायंस का डिफरेंस इसके आपको आगे समझ में। स्टैटिक हाउ वी विल चेक व्हेन देयर इज नो एयर फ्लो, पेशेंट में एयर फ्लो नहीं होगा तब केवल, अब एयर वे फ्लो है नहीं तो एयर रेजिस्टेंस की बात ही नहीं आई, केवल लंग्स की बात आ गई। डायनामिक में एयर वे की बात आ रही है, प्रॉपर जो लंग्स की है, लंग्स का इशू इसमें अपने नहीं पता लगेगा, एयर वे का पता लगेगा। तो ये आपने ये टर्म्स जो है आपको होप अब आपको कुछ क्लियरिटी आई होगी कि कैसे कैसे ये रहती है। तो ये आपको रेजिस्टेंस बता दी मैंने, अभी रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया था, कंप्लेंस आपको समझ में आ गया, इलास्टेंस। अब होप अब जब आप पढ़ोगे इसके बारे में तो आपको थोड़ा, जब भी थोड़ा कंफर्टेबल होकर पढ़ोगे कि जब ये रेजिस्टेंस, कंप्लायंस, इलास्टेंस, स्टैटिक कंप्लायंस क्या होती है, डायनामिक कंप्लायंस क्या होती है, आपको अब पिक्चर समझ में आएगी जो कहानी जो चल रही है। क्योंकि ये मेरे को भी इशू होता था कि इसीलिए मैंने सोचा सभी के साथ ये इशू होता है, मैंने कभी डिस्कस किया था। तब होप आपको अब समझ में आएगा और आप वेंटिलेटर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ोगे। तो ये थी अपनी रेस्पिरेटरी टर्मिनोलॉजी फॉर द मैकेनिकल वेंटिलेशन। Thank you friends and best of luck for your studies.